हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 80 की, जो कि 1 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है परमाणु तथा अणु, और आज हम पुनरावृत्ति करेंगे इसकी, यानी इस पाठ को हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, यौगिकों का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन से होता है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, इन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। अब रासायनिक संयोजन के नियम को हम दो भागों में विभाजित करते हैं बच्चों। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण सृजन अथवा विनाश संभव नहीं है। तो यानी कि ना तो उसका निर्माण संभव है ना विनाश संभव है, वो लगभग उतना ही रहेगा। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों में द्रव्यमान का जो द्रव्यमान रहेगा, वो उसका कुल योग हमेशा अभिकर्मकों के कुल द्रव्यमान के बराबर ही होगा। यानी अगर A 4 ग्राम है, B 10 ग्राम है, तो C 2.5 ग्राम और D 11.5 ग्राम होगा, क्योंकि इन दोनों का वजन मिला करके 14 ग्राम बैठ रहा है और इधर की साइड में, और 14 ग्राम ही बैठेगा इधर की साइड में। यानी कि 14 ग्राम हो गया आपका अभिकर्मकों का द्रव्यमान और 14 ग्राम हो गया आपका उत्पादों का द्रव्यमान। अब अगर बात करें स्थिर अनुपात के नियम की, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने यौगिकों में तत्वों के हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी कि एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ये विद्यमान होते हैं बच्चों। अब ये क्या बताते हैं? यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही होते हैं। अभिक्रिया करेंगे चाहे वह किसी भी स्थान पर हो या यौगिक किसी भी पद्धति में से बनाए गए हों। फिर है एक रासायनिक पदार्थ या यौगिक में उससे बनने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमानों के एक निश्चित या स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। यानी कि ये चेंज नहीं होते हैं। अब और क्या उदाहरण दिया बच्चों इसने? एक उदाहरण और दिया इसने। उदाहरण दिया है कि यौगिक जल जो है H2O का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात यानी कि 1 और 8 में ही अभिक्रिया करते हैं। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन के जल बनाने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की और 2 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति मात्रा कितनी भी हो। वैसे ही यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3 और 8 होता है, और अमोनिया में NH3 से बोलते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के में 14:3 होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रासायनिक संयोजन के 2 नियम बताइए। तो रासायनिक संयोजन के बच्चों 2 नियम है आपके। ये पहला है, ये दूसरा है, ये आपका आंसर है बच्चों। ये आपको लिखना है, इसमें आंसर 1 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों आपका। प्रश्न नंबर 2, क्या 2 विभिन्न स्थानों के लिए लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है? नहीं। तो ये नहीं है इसका आंसर बच्चों। कारण यह है कि H2O जब हम लेंगे इसे, तो द्रव्यमान और यौगिक जो होंगे वो सब जगह H2O के नाम से होंगे, और जो रेशो होगा उनका कैसा होगा? यही रहेगा। तो इसमें कोई रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता नहीं है, तो बाकी चीजों में भिन्नता नहीं होगी बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहते हैं? यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने से अभिक्रिया करने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 24 ग्राम कार्बन को 64 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? आपके उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधार हो सकता है, आधार पर है? तो बच्चों जरा इसका आंसर देख लेते हैं आप। तो बच्चा करना क्या है, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो अणु द्रव्यमान कितना होगा इसका? कार्बन का 1 हो गया, ऑक्सीजन के 2 हो गया, 1 गुणा 12 और 2 गुणा 16, ये आ गया 12, 32 और 44 बच्चों। अब क्या हुआ, 12 ग्राम
कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 44 ग्राम हो गया। 3 ग्राम है तो 8 ग्राम हो रहा है बच्चों, तो कितना हो रहा है 11 ग्राम। ठीक है, तो 24 और 64 में हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 8 गुना अगर कर रहे हैं हम तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 11 गुणा 8 जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। यानी कि इसको जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी, इतनी चाहिएगी, इसको बनाने के लिए इतनी चाहिएगी। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनानी है उसके लिए इतनी चाहिएगी। और ये समीकरण होगा बच्चों आपका स्थिर अनुपात का नियम के अनुसार होगा, आधारित होगा, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, जल का निर्माण किन किन तत्वों से होता है। तो जल का निर्माण 2 ही तत्वों से होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।